नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी है और सच कहूं तो काफी डरावनी भी है। डेटा के मुताबिक 2026 का साल एक भयंकर मौसम संकट लेकर आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कॉम्प्लेक्स डेटा को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे इस 2026 के सुपर थ्रेट को, फिर अल नीनो आखिर है क्या और ये हमारे क्लाइमेट के साथ मिलकर एक जानलेवा कॉम्बिनेशन कैसे बनाता है। उसके बाद हम इसके असर के 4 अलग अलग लेयर्स, इसकी छिपी हुई इंसानी कीमत और सबसे ज़रूरी इस एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए हमें कैसे तैयार रहना है, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 2026 का सुपर थ्रेट। जरा सोचिए, बिना सर्दियों वाला साल। सुनने में अजीब लगता है ना। साल 1877 में अमेरिका के मिनेसोटा में यही हुआ था, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में हालत और भी खौफनाक थी। भारत, चीन और ब्राजील में एक इतना भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आपको पता है इसका कारण क्या था? कोई भूकंप या बीमारी नहीं थी, बल्कि समुद्र में होने वाली एक नेचुरल घटना थी। एक ऐसी घटना जिसे पेरू के मछुआरों ने शुरू में बड़ा प्यारा सा नाम दिया था, एक छोटा बच्चा, यानी अल नीनो। और अब ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट की प्रेडिक्शंस बताती हैं कि वही 1877 वाला खौफनाक मंजर 2026 में वापस आ सकता है। डेटा तो यहां तक कहता है कि ये पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अल नीनो इवेंट हो सकता है। ये वाकई सिर्फ एक छोटी मोटी चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अलर्ट है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अल नीनो को समझना। आखिर ये है क्या? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। नॉर्मल दिनों में क्या होता है कि प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन के ऊपर चलने वाली तेज हवाएं गर्म पानी को वेस्ट की तरफ धकेलती हैं और साउथ अमेरिका के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है। लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। तो होता क्या है, खरबों लीटर गर्म पानी एक ही जगह फंस जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बारिश के सारे पैटर्न ही बदल जाते हैं। जो बारिश जमीन पर होनी चाहिए थी वो समंदर के बीच में ही हो जाती है, और ये साइकिल लगभग 6 से 12 महीने तक चलता है, जिसकी वजह से पूरे एशिया में भयंकर सूखा पड़ता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक जानलेवा जलवायु संयोजन यानी डेडली क्लाइमेट कॉम्बिनेशन। अब हम सब सोचने पर मजबूर होते हैं कि ये आने वाला चक्कर हिस्टोरिकल इवेंट से इतना अलग और खतरनाक क्यों है। इसका सीधा सा जवाब एक आंकड़े में छिपा है, 1.4 डिग्री सेल्सियस। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का एवरेज टेम्परेचर पहले ही प्री इंडस्ट्रियल दौर के मुकाबले 1.4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। ये अब हमारा नया बेस बन गया है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब ये पहले से बढ़ा हुआ टेम्परेचर और आने वाले अल नीनो का असर आपस में टकराते हैं तो क्या होता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 40 डिग्री सेल्सियस वाले तपते हुए कमरे में किसी ने अचानक से हीटर चालू कर दिया हो। इन दोनों के मिलने से लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की एक हिस्टोरिकल और विशाल टेम्परेचर विसंगति पैदा होने का अनुमान है, जो सच में डरा देने वाला है। इसके बाद है हमारा चौथा हिस्सा, प्रभाव के 4 स्तर यानी 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट। इसे 4 अलग अलग लेयर्स में देखते हैं। पहली लेयर है हमारा मॉनसून। मई से जुलाई 2026 के बीच अल नीनो बनने के 61% चांसेस हैं, और ये वक्त बहुत ही खराब है क्योंकि ठीक इसी वक्त हमें मॉनसून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दूसरी लेयर है कृषि। हमारी 51% खेती आज भी पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर करती है। तीसरी लेयर है हीट वेव। 2026 के बारे में प्रेडिक्शन है कि ये 2024 की उस भयंकर गर्मी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और चौथी आखिरी लेयर, खाने की कीमतें। सुपर एल नीनो वाले सालों में फूड इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ जाता है। एक के बाद एक ये बिल्कुल किसी चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। चलिए अब 5वें हिस्से को देखते हैं, दी अनकाउंटेड ह्यूमन कॉस्ट, यानी वो इंसानी कीमत जिसकी गिनती नहीं होती। अगर हम दिल्ली के 2024 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो दिन का टेम्परेचर लगभग 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन एक मिनट ध्यान दीजिएगा, रात का टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इस फिनोमिनन को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि शहर का कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात में उसे बाहर निकालता है। और सच कहूं
तो ये सबसे बड़ा और अदृश्य खतरा है, क्योंकि इस जानलेवा रात की गर्मी की वजह से इंसानी शरीर को रिकवर होने का या ठंडा होने का मौका ही नहीं मिल पाता। और इसी के साथ एक और पैराडॉक्स जुड़ा है, जिसे हम द एसी पैराडॉक्स कह सकते हैं। हम अपने घरों और दफ्तरों को ठंडा रखने के लिए एसी चलाते हैं, राइट? लेकिन ये सिस्टम बहुत भारी मात्रा में गर्म हवा सीधे बाहर फेंकते हैं, जिससे बाहर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका सबसे भयानक असर किन पर पड़ता है? उन 38 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर्स पर जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। हीट वेव के वक्त इनकी कमाई 40% तक गिर जाती है। ये वाकई एक बुरा सपना है। अब जरा इन आंकड़ों के दो पहलुओं को देखते हैं। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख मौतें हीटवेव्स की वजह से होती हैं। लेकिन ऑफिशियली भारत में हीटवेव को नोटिफाइड डिजास्टर यानी अधिसूचित आपदा नहीं माना जाता। साल 2024 में संसद में भी इस बात की पुष्टि की गई थी। सोर्सेज बताते हैं कि इसका एक सीधा पॉलिसी इम्प्लीकेशन है। अगर इसे आपदा नहीं माना जाता तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ की तरफ से हर मौत पर मिलने वाला 4 लाख रुपए का अनिवार्य मुआवजा देने की नौबत नहीं आती। ये ग्राउंड रियलिटी है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, प्रिपेयरिंग फॉर द एक्सट्रीम, इस स्थिति के लिए तैयारी। देखिए, एक बहुत ही प्रमाणित और असरदार समाधान है हमारे पास, पुराने और बड़े पेड़। ये पेड़ पैदल चलने वालों के लेवल पर टेम्परेचर को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। 12 डिग्री? ये सच में काम करता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बड़े शहरों में लगाए जा रहे हर एक स्क्वायर किलोमीटर नए पौधों के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने और बड़े पेड़ों को काटकर नष्ट किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में हम तुरंत क्या कर सकते हैं? पहला कदम, लोकल लेवल पर अपने आसपास के पुराने पेड़ों को बचाएं, क्योंकि ये नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा असरदार हैं। दूसरा, खुद को हाइड्रेट रखने के लिए अपने साथ हमेशा सस्ते ORS के पैकेट रखें। और तीसरा, आसपास काम करने वाले बाहरी मजदूरों को पीने का पानी जरूर पिलाएं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कम लागत वाली, पर सच मानिए ये जानें बचा सकती हैं। एक और अहम आंकड़ा, आज भी भारत का 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोयले पर निर्भर करता है। इस अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए सोर्सेज ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट सोलर एनर्जी यानी सोलर पैनल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। वैसे भी आजकल सोलर पैनल्स की कीमतें पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुकी हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, ये एक आखिरी सवाल काफ़ी परेशान करता है। क्या आने वाले वक्त में एक नॉर्मल गर्मी का मतलब 45 डिग्री सेल्सियस होने वाला है? सोचिए, 2026 में जो बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए शायद यही नॉर्मल होगा। ये एक काफी झकझोर देने वाला विचार है और ये बताता है कि हमें इन सब बातों को कितनी जल्दी सीरियसली लेने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है इससे आपको क्लाइमेट साइंस को और गहराई से समझने की प्रेरणा मिली होगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।